everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज ऑफ क्लास 12 और यहाँ हमें करना है आज 2020 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ओके, तो आज आपने देखा ही होगा 2017, 18 एज वेल एज 19 के सारे सेट के सारे क्वेश्चन पेपर हमने कवर कर लिए हैं, राइट। बस उन्हीं क्वेश्चंस को छोड़ा गया है जो कि आपके सिलेबस में इस बार इंक्लूडेड नहीं है, राइट। तो सेम हम करने वाले हैं 2020 के साथ भी, बिकॉज इसमें भी है अपने पास 5 सेट। तो सारे क्वेश्चन अगर आप खुद से सॉल्व कर लोगे मेरे साथ साथ, तो आई एम श्योर कि आपका ये 2023 का पेपर ना आपको सुपर इजी लगने वाला है। ओके, तो गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 26। ये भी है सेक्शन बी का। यहाँ देख सकते हो 2 मार्क्स हैं, करेक्ट। तो इसमें क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल, ठीक है, ग्रीन सिग्नल है तो मैंने भी ग्रीन कलर ले लिया है, ठीक है, ओके, ऑन अ बिजी क्रॉसिंग एक्स इज 30%। दैट मीन्स क्या गिवन है, लेट अस अज्यूम कि इवेंट को मान लिया, लेट जी बी द इवेंट, ठीक है, ऑफ गेटिंग ग्रीन सिग्नल, ठीक है ना, ये लेना है। तो गेटिंग ग्रीन सिग्नल कहाँ पे, सिग्नल ऑन बिजी क्रॉसिंग एक्स। ओके, सो दिस इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ जी कितनी गिवन है अपने पास, ये गिवन है 30%। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट 30/100 दैट इज 3/10। डन, ओके, ये गिवन है। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ ग्रीन सिग्नल ऑन एक्स, सेम चीजें हैं, ऑन 2 कंसेक्यूटिव डेज आउट ऑफ 3। अब 3 में से 2 दिन कंसेक्यूटिव हमें जो मिले ग्रीन सिग्नल, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बहुत रिलेटेड टू रियल लाइफ हो गया, इजंट इट। तो देखो, अगर 2 कंसेक्यूटिव डेज में चाहिए आउट ऑफ 3, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, टेल मी। पहले दिन होना चाहिए ग्रीन, तो दूसरे दिन भी ग्रीन होगा, तीसरे दिन ग्रीन नहीं होगा। या तो फिर अगर दूसरे दिन हमने ग्रीन लिया है, तीसरे दिन ग्रीन लिया है, दैट मींस पहले दिन हमारा ग्रीन नहीं होना चाहिए। बस यही 1-2 ऑप्शन हो सकते हैं, इजंट इट। तो हम क्या लिखेंगे, therefore probability of getting green, that means the required event, okay, will be what, या तो हो जाएगा पहले दिन ग्रीन, ठीक है, then next day भी ग्रीन, okay, and then third day no green। Are you getting this? Yes, plus that means और हम क्या लिख सकते हैं, पहले दिन no green and then दूसरे दिन yes green and then तीसरे दिन भी yes it should be green। clear or not? yes। तो अब बस यहाँ से आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बार निकाल लो। you all know 1 - 3/10 होगा, that is nothing but correct 7/10 हो जाएगा, है ना। so from here yes you have to write the values। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी आपका देखो, अगर ध्यान से आप देखो तो दोनों सेम ही है, that means 2 into the same thing is there। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 3/10 into 3/10 into 7/10 and this is the answer। so from here just see what is the answer। so 3 into 3 9, 63 upon हम लिख सकते हैं यहाँ पे 500। so this is the probability of the required event, that means green signal on X on 2 consecutive days out of 3। so this is the answer। clear? अंडरस्टूड। तो खाना बहुत ही सिंपल, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इससे ज्यादा तो और क्या ही करना है, राइट। तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 27। तो चलो देखते हैं, यहाँ आप ध्यान दे सकते हो, दिस इज सेक्शन सी का क्वेश्चन और यहाँ पे आ गए हैं आपके 4 मार्क्स। ओके, तो अभी तक आपने जो क्वेश्चन किया था वो सेक्शन बी का था, 2-2 मार्क्स वाले आपने कर लिए, 1 मार्क्स वाले भी कर लिए, अब 4 एंड उसके बाद बचा 6 मार्क, राइट। तो चलो वही करना है। अब ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को अगर आप पहचानते होगे, देन आई हैव डन दिस इन द लाइव रिवीजन रेस ऑल्सो। कहाँ से है, रिलेशंस एंड फंक्शन से है। और एक मजे की बात ये है कि सेम डिट्टो क्वेश्चन आपके सैंपल पेपर में भी है, जो अभी तक अवेलेबल है उसमें भी सेम क्वेश्चन है। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान से देखना और कॉन्सेप्ट को समझना। लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, डन, एंड देन r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n, ठीक है, डन, डिफाइंड बाय दिस a, b related to c, d if and only if ad is equal to bc। दैट मीन्स अगर ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट टर्म यहाँ से इंटू द लास्ट टर्म यहाँ से, ओके,
इज इक्वल टू दिस टर्म इंटू दिस टर्म, राइट? वही है, बस ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। फॉर ऑल ए बी सी डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको बस प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब करेक्ट रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। डन? चलो देखते हैं अब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। ओके, क्या करते थे हम, लेट अस अज्यूम, यहाँ पे पता ही है आपको, ध्यान रखना यहाँ कि किस तरह का रिलेशन है। ए बी इज रिलेटेड टू सी डी के फॉर्म में है, दैट मीन्स वी हैव टू टेक ए बी रिलेटेड टू ए बी फॉर व्हाट, फॉर रिफ्लेक्सिव। सो लेट a comma b belongs to natural number. Okay, so this implies, tell me, अगर ab is related to ab है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ab should equals to ba, isn't it? So this implies, तो पहले हम क्या लिखेंगे, since ab is equal to ba, होता है या नहीं? ये तो सब बोलोगे हाँ होता है अगर नेचुरल नंबर है तो। So this implies what, कि अगर मैं लिखूं ab is related to ab, so is it wrong or right? Correct only, because you see AB should be equals to B and this is here, right? So this implies what? That the relation R is what? Reflexive. Clear or not? Yes, तो हमने reflexive prove कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि whether the relation is symmetric or not. So for symmetricity we will check. ठीक है? So let us assume इसमें क्या करते हैं, इसमें ए बी सी डी चार ले लो आप लेटर्स, या तो नंबर जो भी आप बोलो, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ओके, सच दैट हमने कैसा अज्यूम करा है, सो दैट ए बी इज रिलेटेड टू नथिंग बट सी डी, है ना? अगर ये है रिलेटेड टू ईच अदर, इसका क्या मतलब हुआ, जो गिवन है कंडीशन ए डी शुड इक्वल्स टू बी सी, है ना? यही होगा। अब देखो फ्रॉम हियर हमें चाहिए क्या, बेसिकली सी डी शुड बी रिलेटेड टू ए बी। अगर हमने लिखा है कि सी डी शुड बी रिलेटेड टू ए बी, तो इसका क्या मतलब हुआ, टेल मी। देखो यहां से अगर आप रफ में लिखना चाहो तो यू कैन चेक कि हमें क्या चाहिए, ऐसे समझना इस क्वेश्चन को, सी डी इज रिलेटेड टू ए बी होना चाहिए, है कि नहीं, राइट? तो अगर ये ऐसा होगा तो दैट मीन्स सी को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बी से, एंड यहाँ पे डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए से, दैट मीन्स ये रिलेशन आना चाहिए, है या नहीं? यस, ये रफ में आपके पास आइडिया आ जाना चाहिए। अब देखो आप यहाँ से, तो यहाँ पे क्या है, सी बी जस्ट उल्टा कर दिया गया है, तो हम यहीं से लिख सकते हैं ना कि दिस इज नथिंग बट सी बी इक्वल्स टू डी ए और नॉट। यस, आई कैन राइट, जस्ट लुक एट दिस। सो इसका मतलब क्या हो गया, पहला यहाँ से और लास्ट वाला, पहला यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, सी कॉमा डी शुड इज रिलेटेड टू नथिंग बट ये वाला, एंड देन दिस वाला, दैट मीन्स ए कॉमा बी, एंड दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट रिलेशन आर इज नथिंग बट, यस इट इज सिमेट्रिक। क्लियर, अंडरस्टूड? तो हमने सिमेट्रिसिटी भी प्रूव कर दी। डन, क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम फाइंड आउट करने के लिए ट्रांजिटिविटी। सो नाउ लेट्स मूव टू ट्रांजिटिविटी। ओके, सो अब क्या करेंगे, पता ही है आपको, लेट अस अज्यूम ए बी सी डी, और क्या चाहिए, एक और टर्म चाहिए होगा, तो लेट अस अज्यूम ई एंड एफ वेयर बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ओके, कैसा, सच दैट आपको पता ही है कि अगर A इज रिलेटेड टू B होता है एंड B इज रिलेटेड टू C, तो A एंड C भी होना चाहिए। तो एज यहाँ पे हम पेयर के बारे में बात कर रहे हैं, सो व्हाट विल बी हियर, A कॉमा B रिलेटेड टू C कॉमा D, एंड हमने क्या अज्यूम किया है, C कॉमा D इज रिलेटेड टू E कॉमा F, है ना? अब यहाँ से हमारे पास आना क्या चाहिए, A कॉमा B शुड बी रिलेटेड टू E कॉमा F, है ना? वही आना चाहिए। तो सबसे पहले तो जो रिलेशन आया है हमारे पास, उससे क्या समझ में आया कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, करेक्ट? एंड फ्रॉम हियर क्या समझ में आया, सी एफ इज इक्वल टू, करेक्ट, डी ई। अब क्या करो आप, इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दो, राइट हैंड साइड वालों को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, ए डी इंटू सी एफ इक्वल्स टू बी सी इंटू डी, हमें करना पड़ेगा ये, है ना? अब आप ध्यान से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, सो C is getting cancelled and then again D is also getting cancelled, so what we have got, A into F is equal to B into E। अब देखो AF equals to B का क्या मतलब हुआ, yes it is A comma B, yes is related to nothing but E comma F, है या नहीं, यही होता है ना? yes, तो आप देख लो A comma E, that is A comma B is related to E comma F आ गया है, as कि यहाँ से वही आता है रिलेशन।
अगर ए बी रिलेटेड टू सी डी होता है तो क्या होता है, ए इंटू डी इक्वल्स टू बी इंटू सी, और यहाँ से देखो ए इंटू एफ इक्वल्स टू बी इंटू ई, वही आ रहा है, राइट. सो दिस इंप्लाइज व्हाट, दैट आर रिलेशन आर इज, यस इट इज ट्रांजिटिव, isn't it? तो हमने ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया. अब हम क्या लिख सकते हैं, hence we can write that as the relation R is reflexive, symmetric as well as transitive, thus it is an equivalence relation. ओके तो अगर आप ऐसे पूरी तरह से आंसर लिख दोगे देन यू विल नेवर लूज हाफ मार्क्स आल्सो, सो यू हैव गॉट 4 मार्क्स आउट ऑफ 4. क्लियर, अंडरस्टूड. तो था ना बहुत ही इजी. इस तरह के क्वेश्चन में सेम हर बारी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट होता है. क्लियर, तो अगर ये समझ गए दैट मीन्स कोई भी क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो. क्लियर, तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 28, ये है सेक्शन सी का, और यहाँ पे भी देख सकते हो 4 मार्क्स है. तो चलो फटाफट से इसको करते हैं सॉल्व. इफ y इक्वल्स टू e टू द पावर x स्क्वायर इनटू cos x, ठीक है, प्लस cos x टू द पावर x, देन यू हैव टू फाइंड dy अपॉन dx. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. दैट मींस जस्ट जैसे ही पावर देखा समझ ही गए होगे, log लेना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट y इज नथिंग बट u प्लस v, करेक्ट. बिकॉज देखो अगर अभी log लोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क, प्लस में है ना, एंड लॉग में अगर अंदर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन होता है देन इट इज गोइंग टू वर्क, या तो पावर में होता है, बट एज की प्लस है तो हम अलग अलग से इसको नाम दे देते हैं, है ना. सो दिस इंप्लाइज, सबसे पहले अगर हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें क्या मिलेगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, है ना. और यही तो हमें चाहिए, dy अपॉन dx ही चाहिए ना, तो इसे हम लिख सकते हैं du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx के टर्म में. डन. अब चलो फाइंड आउट करते हैं du upon dx. So since here u is what हमने assume किया है e to the power x square into cos x, यहाँ पे है. So taking log both the sides, तो हमें क्या मिलेगा, log of u equals to, देखो अगर यहाँ log लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ x स्क्वायर into cos x, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, देन यस log e, और log e क्या होता है, नथिंग बट 1, बिकॉज बेस में हमने क्या लिया है, नेचुरल log दैट इज 1 e ओनली. क्लियर, तो तभी 1 आ गया. बस इतना काम कर लिया. अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग. तो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू हम क्या करेंगे, x. ओके, तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे भी मत लिखना भूलना, टेकिंग log बोथ द साइड्स. ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है, मैं बारी बारी से आपको बता रही हूँ, यू हैव टू राइट. ओके, यहाँ पे भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करना है, ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको लिखना है. ठीक है, ये लिखते रहना, मैं यहाँ हर बारी नहीं लिखूंगी. सो दिस इंप्लाइज व्हाट, 1 अपॉन u हो जाएगा अलॉन्ग विद दैट, करेक्ट, एज की x के रेस्पेक्ट में है तो du अपॉन dx ही करेंगे. एंड हियर व्हाट विल बी हियर, दिस u एंड दिस v पकड़ लो, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, वो क्या होता है, माइनस ऑफ sin x, है ना, तो माइनस पहले ही लगा देती हूँ, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं sin x. ओके, प्लस क्या हो जाएगा, cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, वो क्या होता है 2x, तो 2x इंटू cos x लिख सकते हैं, करेक्ट, डन. ओके, सो फ्रॉम हियर बेसिकली du अपॉन dx जो मैं लिखना चाहूँ, तो u मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स e टू द पावर x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2x cos x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स के साथ, है ना. डन, क्लियर. तो हमने du अपॉन dx निकाल लिया है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, अब हमें dv अपॉन dx भी निकालना है. तो चलो अब हम dv अपॉन dx निकालते हैं. नाउ व्हाट वी हैव, v की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी थी, cos x टू द पावर x. यहाँ पे भी क्या करोगे, करेक्ट, यहाँ पे भी हम log लेंगे. सो फ्रॉम हियर टेकिंग log बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट, x इंटू log ऑफ cos x, है ना, यही आएगा. अब क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v इंटू परफेक्ट dv अपॉन dx इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, इसे u कंसिडर कर लो, इसे v, तो क्या हो जाएगा, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ cos x, क्या होता है, यस इट इज माइनस sin x अपॉन cos x. वाई, बिकॉज 1 अपॉन cos x, फिर cos x का भी डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x. डन, प्लस
अब log of cos x लेंगे into डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा x, that is nothing but 1, है ना, हो गया. So from here dv upon dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, tell me, v into this whole term and v क्या है, cos x to the power x into क्या कर सकते हैं हम, log of cos x, ठीक है, माइनस ऑफ, देखो x into tan x कर सकते हैं या नहीं, यस वही है ये, तो ये हमने लिख दिया. अब हमने du upon dx भी निकाल लिया है, dv upon dx भी. अब चाहिए क्या, अब हमें बस चाहिए dy upon dx. So therefore dy upon dx equals to दोनों का एडिशन. तो क्या हो जाएगा, जस्ट दोनों को लिख दो यहाँ पे. तो दिस इज, अगर आप यहाँ से कॉमन लेना चाहो तो हम यहाँ से x भी कॉमन ले सकते हैं. तो चलो x इंटू लिख सकते हैं e टू द पावर x स्क्वायर. तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 इंटू कॉस x माइनस x इंटू साइन x, है ना, ठीक है, ओके डन. एंड देन प्लस यहाँ से आ जाएगा क्या, cos x टू द पावर x इंटू यहाँ से भी हमें क्या मिला, log ऑफ cos x, ठीक है, माइनस x इंटू tan x. क्लियर, अंडरस्टूड. अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम cos x से डिवाइड भी कर सकते हैं, देन यू विल सी कि यहाँ पे भी tan x आ जाएगा. बट अगर नहीं भी ऐसे करना है देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली फाइन. क्लियर, सो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन. क्लियर, अंडरस्टूड. तो बस सिंपल सा है, आप यहाँ पे dy upon dx निकालो, दोनों को लिखो, फिर ऐड करो और हो गया काम. क्लियर, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 29. यहाँ पे भी आप देख सकते हो 4 मार्क्स का क्वेश्चन. तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है या नहीं. इंटीग्रेशन ऑफ sec क्यूब x, क्या करोगे, नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है, तो बस एक काम करो, sec स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमें पता है ना. तो एक काम करते हैं, इसको हम थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं. सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट i इज नथिंग बट sec क्यूब x, ठीक है ना. आपको बताया ये बहुत बारी कि हम इसको एक नाम दे देते हैं सो दैट बार बार लिखना ना पड़े उस पूरी वैल्यूज को. ओके, नाउ दिस विल बी व्हाट, वी कैन राइट दिस एज sec x into sec स्क्वायर x, नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी कैन राइट, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. आप क्या कर सकते हैं, सोचो कि अगर मैं लिखना चाहूं sec x को एज क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x का स्क्वायर रूट और नॉट, टेल मी, बिकॉज यू ऑल नो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल्स टू 1. सो वहां से sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर, और sec x की वैल्यू हम स्क्वायर रूट ऑफ दिस लिख सकते हैं. करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इनटू sec स्क्वायर x. क्यों किया आप समझ ही चुके होंगे. अब हम आराम से लेट अस अज्यूम दैट tan x की वैल्यू हमने ले ली है t. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, परफेक्ट sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू क्या होगा, dt, है ना. सो फ्रॉम हियर अगर मैं i की वैल्यू लिखना चाहूं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, टेल मी, sec स्क्वायर dx की हम वैल्यू लिख सकते हैं dt, यहाँ पे 1 प्लस नथिंग बट t स्क्वायर, है ना. अब देखो ये आ गया है एक फॉर्मूला या नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला फॉर्मूला, राइट. तो क्या होता था, यहाँ पे हो जाता था अपना t अपॉन 2 इंटू, दैट मीन्स x अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग, दैट इज यहाँ हम लिख सकते हैं 1 प्लस t स्क्वायर, प्लस क्या होता था a स्क्वायर अपॉन 2. तो a स्क्वायर क्या है यहाँ 1, तो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, इनटू क्या होता था log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो x क्या है यहाँ t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ द सेम थिंग, दैट इज 1 प्लस t स्क्वायर, इजंट इट. प्लस c लिखना मत भूलना बिकॉज इट इज करेक्ट इंडेफिनिट इंटीग्रल. अब देखो t की वैल्यू आप रख दो, तो t क्या है tan x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं tan x अपॉन 2. Now tell me square root of 1 plus t square, that means basically it is nothing but sec x or not? Yes, तो डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ sec x. Clear? Now here what is this, 1 upon 2. यहाँ देखो log of हम क्या लिख सकते हैं, t की जगह tan x, ओके, प्लस इसकी जगह पूरे टर्म की जगह परफेक्ट sec x प्लस c. So this is the answer. चाहो तो 1/2 आप कॉमन ले सकते हो, then here you will get tan x sec x plus log of tan x plus sec x plus c. So this is the final answer. You can see कि कितना सिंपल था और आपके 4 मार्क्स आपको मिल गए. Clear? That means basically substitution करना था and then you have to put the formula. Okay? तो चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 30. ये है सेक्शन सी का, यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स. तो चलो क्वेश्चन को देखते हैं. फाइंड द जनरल सोल्यूशन. आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा ना, जनरल सोल्यूशन और स्पेसिफाइड सोल्यूशन.
दैट मीन्स उसका क्या मतलब होता है, जनरल सोल्यूशन उसका मतलब सी उसमें रहता है, ठीक है ना। और जब वहां पे बोला जाता है पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसका मतलब सी की वैल्यू वहां निकालनी पड़ती है कांस्टेंट की। ओके, ठीक है। देखो, तो फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, तो इस बस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, तो आपको पता ही है 3 तरीके का होता है, या तो आपका क्या होगा वेरिएबल सेपरेबल, या तो होमोजीनियस, या तो फिर लीनियर। तो चलो देखते हैं क्या है यहाँ पे। सो व्हाट इज गिवन, पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है y इंटू द पावर y dx इक्वल्स टू y क्यूब प्लस 2x इंटू ई टू द पावर y dy, है ना। ध्यान से देखो तो वेरिएबल सेपरेबल तो बिल्कुल नहीं है, हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, x के साथ y भी मल्टीप्लाइड है। ओके, एक काम करें, अगर dy अपॉन dx करेंगे देन यहाँ पे न्यूमरेटर में कम चीजें हैं, डिनोमिनेटर में बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे वो होमोजीनियस भी नहीं आएगा। तो और भी हम एक काम कर सकते हैं, दैट समटाइम्स वी कैन राइट dx अपॉन dy ऑल्सो, इजंट इट। यस, तो आप देखो क्या आ रहा है, y क्यूब प्लस 2x ई टू द पावर y अपॉन y इंटू द पावर y, है ना। अब इसको अगर आप ध्यान से देखो, सेपरेट कर दूं मैं, तो व्हाट यू विल गेट y स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर y प्लस ये क्या हो जाएगा 2x अपॉन ई टू द पावर y, कैंसिल हो जाएगा तो y, है ना। ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर मैं अब इसे लिखना चाहूं लीनियर फॉर्म में, सो आई कैन राइट माइनस x वाला टर्म इधर ले आओ, सो व्हाट यू विल गेट 2 अपॉन y इंटू x एंड दैट इक्वल्स टू y स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर y। देखो अगर ध्यान से आप, तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस इज नथिंग बट इन द फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इक्वल्स टू q, जहां पे p क्या होता था एंड q क्या होता था, आइदर कांस्टेंट या तो फंक्शन ऑफ y ओनली, इजंट इट। जस्ट x का उल्टा वाला रिवर्स हो जाता था, राइट। तो देयरफॉर व्हाट वी नीड टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर, हम क्या करते थे इंटीग्रेशन ऑफ ये जो p होता था इनटू यहाँ पे हम क्या करेंगे dx ना करके dy, तो -2 ऑफ y dy करना होगा। नाउ टेल मी, -2 तो कांस्टेंट है रहेगा, एज इट इज log ऑफ हो जाएगा y, राइट। एंड देन व्हाट वी कैन राइट e टू द पावर हो गया है माइनस ऑफ 2 log ऑफ y, है ना। अब ध्यान देना आप कि यहाँ पे क्या है -2 है, अगर इसे हम यहाँ लेके जाए y टू द पावर -2, तो क्या मतलब हुआ 1 अपॉन वाई स्क्वायर, एंड एज की लॉग है इसके बेस में भी e है, तो क्या हो जाएगा ओनली दिस, दैट मीन्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर। क्लियर, तो हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया है एज 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब क्या करना है, अब तो बस आपको सोल्यूशन लिखना है। सो देयरफॉर द सोल्यूशन इज क्या हो जाएगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यूब, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे dy, राइट। सो दिस इंप्लाइज व्हाट, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है, लिख दो, इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट मीन्स सेम 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू क्यू क्या है यहाँ ध्यान देना, दिस इज y स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर y, तो y स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर y dy, clear, this term is getting cancelled. So from here what value you have got, x upon y square, and that equals to e to the power minus y है, तो of course e to the power minus y into -1 भी हो जाएगा upon -1, right, that means plus c। तो basically अगर मैं लिखना चाहूँ तो what I can write, x upon y square equals to -1 upon e to the power y plus c वैल्यू आ रही है, या तो सोल्यूशन को थोड़ा सा अगर अच्छे से लिखे तो c इक्वल्स टू x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर y भी लिखा जा सकता है, राइट। सो दिस इज द आंसर, दैट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर, इसको आप चाहो तो थोड़ा और तरीके से भी लिख सकते हो, दैट मीन्स y वाले सारे टर्म एक साइड एंड सारे x एंड कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड। क्लियर, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो बस यही है इसका सोल्यूशन। समझ में आ गई बात कि जब भी हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा है तो उसे 3 फॉर्मेट में होता है, तो कभी कभी लीनियर में dx अपॉन dy के टर्म में भी क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना सेम क्वेश्चन नंबर 30 ही, बट यहाँ देख सकते हो ऑप्शन है। तो अगर आपने नोटिस किया होगा तो हर बार आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का जो क्वेश्चन होता है जहां आपको सोल्यूशन निकालना होता है, यू हैव द ऑप्शन, इजंट इट। हर बार अभी तक जितने भी क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं हर एक सेट में यही फॉर्मेट है ना। तो ये फॉर्मेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो मैं बात कर रही थी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, लास्ट वाला हमने किया जनरल सोल्यूशन, हियर यू कैन सी यू हैव टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसका मतलब यहाँ जो कांस्टेंट c है उसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, देखो कैसे, ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस गिवन दैट y की वैल्यू और x की वैल्यू गिवन है, तो आराम से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। दैट में सबसे पहला काम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो क्या गिवन है लिख लेते हैं। सो हियर इट इज गिवन दैट, है ना, यही है। अब आप ध्यान से अगर देखोगे तो tan of y by x है, दैट मींस इट इज yes pointing towards the homogeneous system, that means homogeneous linear equation है। so हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy upon dx को एक साइड कर लेते हैं एंड बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड। अब डिवाइड करते जाओ तो व्हाट यू विल गेट, y upon x माइनस x कैंसिल हो जाएगा तो बचा tan of y by x। अब तो आपके आगे सबको पता ही है क्या करते थे हम, लेट अस अज्यूम दैट y upon x की जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट v, सो फ्रॉम हियर dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आ जाती थी, यू ऑल रिमेम्बर, यस y इक्वल्स टू vx हो गया, तो यस क्या हो जाएगा v प्लस x इंटू dv अपॉन dx, है ना, लिख दिया। सो देयरफॉर अब दिस dy अपॉन dx की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dv dy अपॉन dx की जगह पे we can write as v प्लस x इंटू dv अपॉन dx एंड दैट इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म y अपॉन x की जगह क्या लिखा जा सकता है, यस इट इज v माइनस करेक्ट tan इंटू v, नॉट इंटू tan ऑफ v, राइट। अब देखो यहाँ से आप देख सकते हो v विल बी गेटिंग कैंसल्ड फ्रॉम हियर, सो व्हाट यू विल गेट, अगर मैं v वाले सारे टर्म एक साइड x वाले एक साइड ले आऊं तो व्हाट यू आर गेटिंग dv अपॉन tan ऑफ v, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस dx अपॉन x, यही आ रही है वैल्यू। अब दोनों तरफ आप क्या कर लो, इंटीग्रेशन लगा लो, है ना। So from here what value you will be getting, you all remember this is nothing but sin by cos बोल लो या तो फिर cot बोल लो, and you know the integration, yes, as के डिनोमिनेटर में sin होगा और न्यूमरेटर में cos होगा, तो this is log of correct sin x, so what you are getting log of sin x, and here एक constant भी आएगा, उसे अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, एक ही बार लिखूंगी। now here you all know this is what log of x only, तो हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस ऑफ log of x। अब एक कांस्टेंट जो आ रहा है, यू हैव आइडिया कि जब भी हम लॉग में सारे वैल्यूज देख रहे हैं कि आ रहा है, तो क्या करते हैं, कांस्टेंट को भी लॉग में लेते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, प्लस लॉग ऑफ c। एक और बार आप ध्यान देना, दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट साइन ऑफ x बट दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस विल बी योर साइन ऑफ v, इजंट इट। मेन तो फोकस वहीं पे है ना, हमने क्या किया है, dv अपॉन tan v किया था, तो ऑफकोर्स ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ साइन v, करेक्ट। अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, log x को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में, दैट मींस log के अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, log ऑफ वी कैन राइट x इनटू sin v, नो प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, एंड दैट इक्वल्स टू log ऑफ c। नाउ इफ यू विल इक्वेट बोथ द साइड्स, सो व्हाट यू विल गेट, c इक्वल्स टू नथिंग बट x इनटू sin v, एंड दैट वी कैन राइट v की जगह पे y अपॉन x और नॉट, यस वी कैन राइट, है ना। तो ये वैल्यू आ गई है। नाउ टेल मी कि x की वैल्यू जब पता है और y की वैल्यू पता है तो हम c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सो सिंस x इक्वल्स टू व्हाट 1 एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 4, सो दिस इंप्लाइज c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इंटू साइन ऑफ पाई बाय 4 बाय 1, दैट इज 1 बाय रूट 2। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज व्हाट, here 1 upon root 2 equals to x into sine of y by x. So this is the answer for this particular question. That means this is the solution. And which solution? The particular solution. Clear? Understood? Done. तो चलो चलते हैं अब next question पे। और ये रहा अपना next question जो कि question 32, ये भी अपने section C का, यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स, राइट। तो इसके बाद ही अपना स्टार्ट हो जाएगा 6 मार्कर वाला क्वेश्चन, दैट इज सेक्शन डी पे हम चले जाएंगे। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ क्या है, देयर आर 2 bags, ओके डन, 1 and 2, ठीक है। बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो वी शुड जस्ट डू दिस कि ग्राफ में आप ना ऐसे कुछ ड्रॉ करते जाओ, सो दैट हमारे पास बाद में इजी हो जाता है समझना। तो क्या है, बैग 1 है, चलो ये बैग 1 है, इसको मान लिया बैग 2 है। अब क्या है, बैग 1 में है 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, तो 3 रेड and 5 black balls, done. And bag 2 contains 4 red and 3 black ball, 4 red and 3 black ball, done. Okay, now one ball is transferred randomly from bag 1 to bag 2, that means एक बॉल यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया गया है। ओके ठीक है, यही बोला गया है, ठीक है डन। नाउ
and then a ball is drawn, okay fine, randomly from back to. अब उसके बाद क्या किया गया है, एक बॉल यहां से ड्रॉ किया गया है randomly from back to, ये प्रोसेस होने के बाद, ठीक है. Now if the ball so drawn is found to be black in color, ये बोल दिया गया है कि ये जो बॉल निकाला गया यहां से वो कौन से कलर में है, ब्लैक कलर. Then find the probability that the transferred ball is also black. फिर आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है, जब हमें ये पता है कि दिस ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, तो ये जो ट्रांसफर हुआ था ये भी ब्लैक हुआ था. इसका मतलब रिवर्स में जा रहे हैं, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है. इजंट इट? समझ में आ रही बात कि कैसे हम जज करते हैं. तो सबसे पहले क्या कर लो, लेट अस अज्यूम यहाँ पे रेड और ब्लैक की बात की है, तो आर को मान लेते हैं इवेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ रेड बॉल, कहां से कहां तक, फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, फर्स्ट बैग से सेकंड बैग में, ठीक है. और ऐसे ही ब्लैक को हम लोग मान लेते हैं इवेंट ऑन ट्रांसफरिंग ब्लैक बॉल फ्रॉम 1 to 2, ठीक है. डन. ये सब लिखना होता आपको पता ही है. एंड देन लेट अस अज्यूम कि ए को मैंने मान लिया है, नॉट ए, ई मान लिया है कि ई जो है वो है इवेंट of drawn ball to be of black color, है ना, यही है, ठीक है. ओके डन. समझ में आ गई बात. तो अब देखते हैं कि हमें चाहिए क्या. Therefore what you have to find that आपका ब्लैक होना चाहिए ट्रांसफर कब, जबकि जो बॉल ड्रॉन हुआ है वो क्या है आपका, ब्लैक, दैट मीन्स ई. सो बी अपॉन ई आपको निकालना है. तो क्या करते थे हम, जब भी हम बी अपॉन ई निकालते थे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी होता था. दैट मीन्स अब हमें क्या करना है, यहाँ से रिवर्स में ही आप देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आर चाहिए होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन बी एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन आर चाहिए होगा. राइट. तो चलो निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालते हैं. क्या हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का क्या मतलब है, दैट इवेंट ऑफ ट्रांसफरिंग अ ब्लैक बॉल फ्रॉम 1 to 2. तो यहां से अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ है तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट मीन्स जस्ट सी, अगर यहाँ से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही है कि यहाँ पे टोटल ब्लैक है कितने, 5, एंड टोटल कितने बॉल थे, 8. दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट 5/8 होगा. क्लियर? यस. सेम वे में अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोलूं, यहाँ से ट्रांसफर हुआ है तो रेड कितने हैं, 3, एंड टोटल कितने हैं, 8, तो क्या हो जाएगा, 3/8. क्लियर? यस. अब सेम तरीके से अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे ई अपॉन बी, दैट मीन्स ब्लैक बॉल जब ट्रांसफर हुआ है तो उस केस में, दैट मीन्स क्या मैं बोलना चाह रही हूँ कि अगर हमें यहाँ से जो हमने यहाँ ड्रॉन किया है, इफ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, कब, जबकि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी का. देखो दैट मीन्स यहाँ पे हमने ब्लैक बॉल ट्रांसफर किया है, तब के केस में ब्लैक बॉल कितने हो गए, टोटल 4, राइट, और टोटल कितने हैं अपने पास, 8, दैट मीन्स 4/8 हो जाएगा या नहीं. यस. दैट मीन्स बेसिकली इट इज व्हाट, नथिंग बट 1/2. क्लियर? एंड द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन रेड, जब रेड बॉल ट्रांसफर हुआ था तो यहाँ रेड कितने हो गए, टोटल 5, और यहाँ ब्लैक कितने हैं, 3, तो अब क्या हो जाएगा, ये 3/what, नथिंग बट अगेन 8. आर यू गेटिंग दिस? अभी ब्लैक था 3, तो 3 + 1 हमने 4/8 किया. यहाँ पे अभी ब्लैक 3 ही है, बट टोटल बॉल्स कितने हो गए, 8. डन. अब ये बात जब हमने कर लिया है तो therefore what we have to do, now we have to find probability of B upon E. So just write down the formula. तो सबसे पहले क्या करते थे, probability of B जो पहले होता था उसको multiply then reverse. So E upon B divided by हम क्या लिखेंगे, सेम इसका टोटल प्रोबेबिलिटी E का लेते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B into the same thing प्लस, अब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ जो है रेड, दैट मीन्स R इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय R, है ना, यही हो जाएगी वैल्यू. अब रख दो वैल्यू यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज नथिंग बट 5/8 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय B 4/8. ठीक है. अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो पहला टर्म एज इट इज रहेगा, प्लस क्या कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ R दैट इज नथिंग बट 3/8
into probability of E by R, this is also 3 by 8. So you can see 8 सब जगह पे common है, we can just cancel it out. So यहाँ पे क्या बचा 20 upon denominator में 20 plus 3 into 3 9 to 29. So the answer is what? इसके बाद तो cancel होगा ही नहीं कुछ. So the answer is 20 upon 29. Clear? Done? Understood? तो चलो चलते हैं अब next question में, जो कि होगा अपना section D का question, जहाँ पे है 6 mark. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 33, ये है सेक्शन डी का. आप देख सकते हो यहाँ पे है अपने 6 मार्क्स, राइट. तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन हर बार ही आते हैं. गिवन होता है एक मैट्रिक्स, उसका निकालना होता है ए इनवर्स, फिर यूज करते हुए हमें सॉल्व करना होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, राइट. तो वही है यहाँ पे भी. सबसे पहला काम क्या होता था? परफेक्ट, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता था. तो चलो निकाल के देखते हैं क्या आ रही है वैल्यू. 1 है, देन हियर इट इज 2, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस था तो दिस इज 2, देन माइनस 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3, माइनस माइनस प्लस 4, एंड देन माइनस 3 के साथ यहाँ क्या है माइनस 3, देन माइनस 4, है ना. देखो वैल्यू क्या है, ये तो 0 हो गई यहाँ पे. 4 3 7 माइनस 14, एंड देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 3 21. तो ऑफ कोर्स क्या वैल्यू आ गई है 7, जो कि 0 के बराबर नहीं है. देयरफॉर यस, ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना. तो हम अब निकाल सकते हैं आराम से ए इनवर्स की वैल्यू. और ए इनवर्स सबको पता ही है क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए निकालना सबको आता ही है, तो जल्दी से निकाल के मुझे बता दो वैल्यू. तो 1 अपॉन 7, और मैट्रिक्स में यहाँ वैल्यू आप फिल करो, जो कि होगी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. क्लियर, राइट. तो आई एम श्योर आपके पास भी इतनी वैल्यू आ गई है, राइट. अब हमें क्या करना है, अब हमें मेनली निकालना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन. सो राइटिंग the system of equations in which form? मैट्रिक्स फॉर्म. क्या मिलेगा आपको, देख लो. मैट्रिक्स फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो here what we are getting 1 2 minus 3 1 2 minus 3 done, and then the second row में क्या आ जा रहा है 3 2 minus 2, so 3 2 minus 2, and the third row में क्या आ रहा है 2 minus 1 1, so 2 minus 1 1. यहाँ पे क्या हो जाएगा x y z, and then what you will get here the constant matrix में 6 then 3 then 2, 6 3 and 2 done. इतनी वैल्यू आ गई है ना. अब मैच करके देख लो आपकी वही वैल्यू है या नहीं जो कि यहाँ पे थी. That means what we can write, this implies nothing but a into x is equal to b, so therefore x की वैल्यू आ जाएगी a inverse into b, है ना. So therefore x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, this is nothing but x y z, and that is equal to here a inverse. तो a inverse की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a inverse की जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो कि था 7, और जो वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी एज इट इज लिख दो, तो 0 1 2 देन माइनस 7 7 देन माइनस 7, अगेन हियर इट इज व्हाट माइनस 7 5 and then minus 4, and multiplied by b की वैल्यू क्या है 6 3 2, है ना. सॉल्व कर लो, देख लो क्या वैल्यू आ रही है. दैट विल बी योर आंसर हियर. डिवाइडिंग बाय 7, तो देखो 0 देन 3 एंड देन 2 into 2 4, तो आ गया 7. देन यहाँ पे आप देखो तो व्हाट यू विल गेट माइनस 6 into 7, माइनस 7 into 6, so this is minus 35, and then here it is what, this is also minus 35. So basically what you are getting 1 minus 5 and then minus 5. So therefore x की वैल्यू आ गई है 1, y की वैल्यू आ गई है minus 5, and z की भी वैल्यू आ गई है minus 5, and this is the solution for this particular question. Clear? अंडरस्टूड था ना. बहुत ही सिंपल. ऐसे क्वेश्चन तो आप बहुत सारे कर चुके हो, तो बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो. क्लियर, डन. चलो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 34. ये भी है सेक्शन डी का. यहाँ पे भी आप देख सकते हो 6 मार्क्स है, राइट. तो जो लास्ट क्वेश्चन आपने किया है वहां पे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रहते हैं, बट एज की वो आपके वाले सिलेबस में नहीं था, इसलिए हमने इंक्लूड नहीं किया. वहां पे था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसको यूज करते हुए ए इनवर्स निकालना. तो अब तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे उसमें एकदम इजी टाइप के ही आएंगे. ठीक है, तो चलो अब इस क्वेश्चन को देखो. यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन. तो इस क्वेश्चन के लिए भी ऑप्शन है, बट ऑप्शनल वाला हम नहीं कर रहे, बिकॉज वहां पे भी आपके पास क्या था, एरिया अंडर कर्व था, जो कि इस बार नहीं करना है. तो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन जरूर से कर लेना. जैसे ये हमेशा मैं बता रही हूँ, हर एक
एग्जाम मतलब जितने भी पेपर मैंने सॉल्व किए हैं हर जगह पे मैंने आपको बताया है कि ट्रायंगल का जो होगा एरिया निकाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके, बिकॉज बहुत कुछ हटा दिया गया है तो ये सारे जो हैं दीज आर इंपॉर्टेंट। अब देखो अब क्या करना होता है जब वर्टिसेस गिवन है, दैट भी सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है। तो चलो ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स है देखो, 2, 4 एंड 6 हमें लेना है। तो 1, 2 ले लिया, देन 3, 4, 5, 6 ले लेते हैं, ठीक है, डन। ये है 6, ये है 4, ये सब चाहिए हमें। एंड उसके बाद क्या है, -2 है, ओके, दैट मीन्स ये अगर 0 है अपना, ये है 1, 2, ये -2 ले लो, तो ये है अपना -2, ठीक है। उसके बाद देन 5 है एंड 2 है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, ये है। पॉइंट्स क्या क्या है, 2, -2, दैट मीन्स 1 इज हियर, 2, -2, इसको लेटेस्ट अज्यूम मैं नाम दे देती हूँ A। देन 4, 5 इज हियर समवेयर, तो इसको मैं नाम दे देती हूँ B, 4, 5 हो गया। देन C इज 6, 2, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ पॉइंट, दिस इज नथिंग बट 6, 2, दैट इज C पॉइंट, डन। अब यहाँ से मुझे एक ट्रायंगल बनाना है, तो इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो किसको क्रॉस कर रहा है, बस मैं क्या कर रही हूँ, एक रफ ट्रायंगल यहाँ से बना ले रही हूँ, ठीक है ना। तो चलो ट्रायंगल बना लिया लाइक दिस, ठीक है। एंड देन एक पॉइंट यहाँ पे है, तो ये यहाँ जाएगा एंड देन यहाँ जाएगा, ठीक है, ओके। सो आई एम नॉट फोकसिंग ऑन कि कौन सी जगह पे ये कट कर रहा है, बस एक ट्रायंगल बना लिया है। अब इस ट्रायंगल का चाहिए हमें क्या, एरिया। अब आप सोचोगे कि अगर ट्रायंगल का एरिया ऐसे बनाना है, नेगेटिव में जा रहा है, तो फिर हमें ये पॉइंट निकालने होंगे, ये पॉइंट, फिर ये ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इन सबका, तो दैट विल बी सुपर लेंथी। व्हाट वी नीड टू डू, हमें सोचना है कि हम कैसे इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं। तो इफ यू विल सी कि अगर मैं एक्सेस से चेंज कर दूं, दैट मीन्स इफ आई टेक दिस ट्रायंगल का एरिया इन दिस वे, कि अगर मैं इसे इंटीग्रेशन यूज जब करना ही है तो मैं x के रिस्पेक्ट में ना करके अगर y के रिस्पेक्ट में कर दूं, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू वर्क, इजंट इट? यस। तो अभी तक हम क्या करते थे, जो हम लाइन का इक्वेशन निकालते थे y इक्वल्स टू के फॉर्म में निकालते थे, तो हम चाहे तो x के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, है या नहीं। तो यू कैन सी कि -2 से हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर लाइन AC को, राइट, कहां से कहां, -2 से 2 के बीच में। देन वी कैन ऐड 2 से 5 के बीच में द इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इन विच फॉर्म, dy के रेस्पेक्ट में, एंड देन वी कैन सब्ट्रैक्ट -2 से लेके 5 के बीच में द लाइन ऑफ इक्वेशन क्या, AB का। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो अब हमें आराम से बस इक्वेशन लिख लेना है, ओके। तो इक्वेशन ऑफ सबसे पहले क्या चाहिए हमें, AC चाहिए होगा, ठीक है। तो AC का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, y माइनस ऑफ 2 हो जाएगा, दैट मीन्स y प्लस 2 अपॉन x माइनस 2 इक्वल्स टू 2 माइनस दैट मीन्स 4 अपॉन 6 माइनस 2 दैट इज 4। तो 4 4 कैंसिल होके 1 मिलेगा, तो हमारे पास क्या मिला, x माइनस 2 इज इक्वल टू नथिंग बट y प्लस 2। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू क्या आ गई है, y प्लस 4। तो एक इक्वेशन तो हमने ये निकाल लिया है ना। तो चलो फटाफट लिखते भी जाते हैं। तो ये वाला इक्वेशन जो है इसे किसी और कलर से लिख दो, तो ये क्या हो गया, y प्लस 4, डन, ठीक है, ओके। अब क्या करना है, सेम इक्वेशन ऑफ अब हमें करना होगा यहाँ से CB। तो CB का इक्वेशन क्या हो जाएगा, देखो y माइनस हम कर सकते हैं 5 अपॉन x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 माइनस 5 हो जाएगा -3, देन 6 माइनस 4 हो जाएगा माइनस और नॉट माइनस प्लस 2, है ना। इतनी वैल्यू आ रही है, यस, करेक्ट करेक्ट। नाउ जस्ट सी क्या हो जाएगा, ये x माइनस 4 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो इंटू 3 हो रहा है -3, ठीक है। पहले तो ये कर लेते हैं, -3 लेने देते हैं मल्टीप्लाई, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू y माइनस 10 आ रहा है। सो फ्रॉम हियर अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, x माइनस 4 की, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे, 2y माइनस 10 अपॉन -3। सो फ्रॉम हियर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे आप इसको प्लस करोगे 10, करेक्ट। तो इतनी वैल्यू आ गई है ये। अब देखो, अब हमें मेन क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द लास्ट थिंग, दैट इज नथिंग बट AB की वैल्यू निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ AB जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस 5 अपॉन, ये तो x माइनस 4 एज इट इज रहा, यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 माइनस 5 दैट इज व्हाट, -7 अपॉन क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 दैट इज -2, है ना।
तो -2 कर दिया। सो यहाँ से देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, जस्ट सी। सो वी विल गेट हियर 2/7 into y plus 9। क्लियर, अंडरस्टूड। तो हमने तीनों इक्वेशंस निकाल लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब जब 3 इक्वेशन हमने निकाल ही लिए हैं तो अब देर नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC विल बी व्हाट, टेल मी। इंटीग्रेशन ऑफ, हम क्या कर सकते हैं, -2 से 2 के बीच में किसका लेंगे, कौन से लाइन को, -2 से 2 के बीच में AC इक्वेशन को। तो AC कहां से आएगा, यहां से, दैट इज y + 4 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, जस्ट सी y एक्सिस में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dy, ये मत गलती कर देना। देन 2 to हम कहा चल रहे हैं 5 तक, किसे इंटीग्रेट करेंगे, CB को। तो CB क्या है यहाँ, दिस -2/3 into y - 11 dy। एंड देन माइनस किसे करेंगे हम, -2 से लेके कहां तक चल रहे हैं, 5 तक, कौन से इक्वेशन को, AB के इक्वेशन को। और AB क्या आया है, 2/7 into y + 9 dy। क्लियर, डन। अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है, आपको पता ही, तो मैंने बताया हुआ है बहुत बार। तो y + 4 का होल स्क्वायर कर लो अपॉन 2, लिमिट लगा दो -2 से 2 के बीच में। देन यहाँ पे एज यू कैन सी कि -2/3 है, कांस्टेंट, इसको ले लेते हैं बाहर। अब क्या हो जाएगा, y - 11 का होल स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगा दो 2 से 5, है ना। देन अगेन माइनस है तो -2/7 आ जाएगा। देन यहाँ क्या हो जाएगा, y + 9 का होल स्क्वायर अपॉन फिर से 2, एंड लिमिट क्या हो गई है, -2 से लेके 5 के बीच में, राइट। अब सारे लिमिटिंग वैल्यूज आप पुट कर दो हर जगह पे, एंड देन राइट डाउन द इक्वेशन की वैल्यू, नॉट इक्वेशन की, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो देखो यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 4 + 2 is 6 का स्क्वायर, दैट इज 36 अपॉन 2 कितना हो जाता है, 18। डन। माइनस, अब देखो जब 2 रखेंगे हम तो 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 अपॉन 2 कितना आ जाता है, 2, तो -2 हो गया है। एंड देन नाउ जस्ट सी -2/3 है तो सबसे पहले तो 2 कैंसिल हो गया। अब पुट द वैल्यू 5 - 11, दैट मींस -6 आ रहा है ना। तो अब -6 का स्क्वायर, दैट इज 36 अपॉन 3 कितना हो जाएगा, -12 आ गया यहाँ से। देन यहाँ पे देखो जब 2 रखोगे तो -9, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 81 अपॉन 3 कितना हो जाता है, दिस इज योर 27, माइनस माइनस प्लस 27 हो जा रहा है, राइट। ओके, देन यहाँ पे देखो 2 यहाँ से भी कैंसिल हो गया। 5 जब रखेंगे तो 9 + 5 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर अपॉन 7 है। तो देख लो यहीं पे मैं कर दे रही हूँ, 14 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 14 × 14 अपॉन 7, तो 7 × 2 दैट मीन्स 28 आ रहा है। तो माइनस के साथ 28 आ गया है। देन अगेन क्या देखो, -2 रखेंगे तो 7 का स्क्वायर आ गया है अपॉन 7, दैट मीन्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन यू विल गेट ओनली 7, तो +7 भी आ गया है। अब जस्ट चेक द वैल्यूज की क्या आ रही है हमारे पास। देखो बहुत ही इजी हो गया। तो 27 - 28 कर देंगे यहाँ पे 18, तो यहाँ से देख लो ये आ गया आपका -1 एंड देन 18 है, तो 18 एंड +7 था, ठीक है। एंड यहाँ से so finally you will get here 10 square units, right? So this is the final answer for this particular question, isn't it? देख लो कैसे किया, 27 - 28 -1 यहाँ से आ गया, डन। अब देखो 18 है, इधर रहने देते हैं, तो -2 - 12 कितना हो गया, -14 एंड देन -1 वहां से, तो -15 + 7, तो -8 and 18 - 8 that is 10, so 10 square unit is the answer. So this is the final answer for this particular question. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द सेम सेट, दैट इज सेट 1, एंड प्रोबेबली वो होगा अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो सेट 1 इसके साथ ही अपना हो जाएगा फिनिश। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 35। तो जो भी क्वेश्चन मैं नहीं कर रही हूँ इस सेट के, वो आपके सिलेबस में नहीं इंक्लूडेड है, तो इसके साथ ही ये है अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट। तो चलो देखते हैं इसमें क्या है। शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट लिखा है, समझ ही गए होगे, मैक्सिमा मिनिमा से है ना, which can be inscribed in a right circular cone। कोन के अंदर सिलेंडर है, सबसे पहले तो मैं कोन बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, लेट अस अज्यूम अपना कोन, और इसके अंदर है सिलेंडर, तो चलो कुछ इसी तरीके का होगा, है ना। तो सबसे पहले तो इसका बेस बना लेते हैं, करेक्ट। तो ये इसी तरह का कुछ होगा, है ना, ठीक है।
ओके डन। अब देखो क्या है, ऑफ हाइट h, अच्छा दैट मीन्स राइट सर्कुलर कोन जो है इसकी हाइट हमारे पास गिवन है एंड दिस इज योर स्मॉल h, ठीक है, तो वो भी लिखते जाते हैं। डन, ओके फाइन। अच्छा उसके बाद क्या है, एंड रेडियस r, अच्छा रेडियस भी दिया गया है, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो गिवन दैट दिस इज r। तो सबसे पहले नाम दे दो a, b एंड c, ठीक है, दैट मीन्स a b गिवन है h, b c इज गिवन एज r। डन। ऑफ द, अच्छा अब क्या बोला गया है, इज 1/3, दैट मीन्स आपको बोला गया है कि हाइट ऑफ जो सिलेंडर होगा जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है वो होना चाहिए 1/3 ऑफ द हाइट ऑफ द कोन। दैट मीन्स जो भी हम अज्यूम करेंगे, तो लेट की जो हाइट है ऑफ किसकी, सिलेंडर की बात कर रहे हैं हम, तो सिलेंडर इज नथिंग बट, अगर h ले लिया गया है तो चलो कैपिटल H ले लेते हैं, ठीक है। तो मेनली आपको प्रूव करना है h इक्वल टू 1/h, that means h/3, that is 1/3 into small h। Done। And the greatest volume of the cylinder is 4/9। आपको ये प्रूव करना है कि जो greatest volume है वो कितना होना चाहिए, 4/9 times the volume of the cone। Okay, so what is the question? कुछ समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन लगी, ये तो समझ में आ गया कि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है, ये हमें प्रूव करना है कि कैपिटल H शुड बी हियर h/3। डन। अब कब और क्या गिवन है तो वो देखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कुछ नाम रख दो, तो लेट अस अज्यूम ये वाला पॉइंट मैं O रख लेती हूँ और ये D रख लेती हूँ, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास जो जो चीजें गिवन है वो तो हमने लिख दिया, इसको हमने अज्यूम कर लिया है कि दिस इज योर कैपिटल H, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ नहीं दी गई है बात, हमें वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम सिलेंडर का मान लेते हैं कि जो रेडियस है दैट इज नथिंग बट यहाँ पे कैपिटल R, ठीक है। डन, हम ले सकते हैं ऐसे। अब देखो ध्यान से, तो अगर हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद देखेंगे कि इक्वेशन किस में निकालना होगा। शो दैट द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस इज 1/3 ऑफ द हाइट दिस दिस दिस। दैट मीन्स हमें यहाँ पे ये प्रूव करना होगा कि कौन से वैल्यू ऑफ कैपिटल H के लिए हमारे पास आ रहा है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर लिखना होगा। एंड यू ऑल नो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दैट इज V को हम क्या लिख सकते हैं, करेक्ट, पाई r²h, और r हमने क्या यूज किया है यहाँ, कैपिटल R, और यहाँ पे H। तो यहाँ पे ले लो कि आपने अज्यूम किया है कि रेडियस ऑफ सिलेंडर इज ऑल्सो कैपिटल R। डन। अब हमें यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और H की वैल्यू देखनी होगी कि किस वैल्यू के लिए आपके पास जो वॉल्यूम है वो ग्रेटेस्ट आ रहा है और उसी में आपका H निकल जाएगा 1/3। क्लियर, समझ में आ रही बात। तो दैट मीन्स हमें यहाँ पे चाहिए होगा सिर्फ एक वेरिएबल, एंड यू कैन सी कि यहाँ दो वेरिएबल है। क्या कर सकते हैं, वी हैव टू अप्लाई समथिंग सो दैट हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल आए। अब उसके लिए आप यहाँ देखो, तो अगर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करूं, सो इन विच ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे नॉट इन, बस आप ध्यान देना कि AOD जो है एंड ABC कुछ रिलेशन दिख रहा है दोनों में। यस, व्हाट इज द रिलेशन, सारे एंगल सेम है या नहीं है, करेक्ट, दैट मीन्स दे आर व्हाट, सिमिलर ट्राइंगल। दैट मीन व्हाट वी कैन राइट हियर कि यहाँ पे जो ट्राइंगल है AOD इज सिमिलर टू ट्राइंगल विच वन, ABC, करेक्ट होगा, है ना। सो फ्रॉम हियर जब दो ट्राइंगल अपने सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उसके जो साइड्स होता है वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होता है, रेशियो में होता है। तो व्हाट वी कैन राइट, वी नीड मेनली AO अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, AB, है ना, इक्वल्स टू, देखो हमें स्लैंटिंग लाइन की जरूरत है नहीं तो हम क्या लिखेंगे, बेस ले सकते हैं, दैट मीन्स OD अपॉन हम क्या लिख सकते हैं, BC, करेक्ट, वी कैन डू दैट। नाउ जस्ट राइट ऑन द वैल्यूज। तो AO क्या हो जाएगा, देखो अगर पूरी हाइट H है दैट मीन्स AO शुड बी करेक्ट H माइनस कैपिटल H। तो हियर इट इज H माइनस कैपिटल H अपॉन AB की वैल्यू क्या है, दिस इज स्मॉल h, ओके, एंड दैट इक्वल्स टू OD की वैल्यू क्या है, यहाँ पे है कैपिटल R, और BC की वैल्यू क्या है, स्मॉल r। देन यही वैल्यू आ रही है। अब देखो आप चाहे तो यहाँ से कैपिटल H की वैल्यू निकालो या तो कैपिटल R की वैल्यू निकालो। तो यू कैन सी कि कैपिटल R की वैल्यू निकालना ज्यादा इजी है, तो चलो मैं R की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, ये R अपॉन H जो कि है कांस्टेंट इंटू H माइनस कैपिटल H, है ना। अब इस वैल्यू को आप यूज कर लो इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, है ना। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, चलो कलर चेंज कर ले सो दैट विल बी मोर इजियर फॉर यू। तो ये वाला ले लेते हैं,
सो दिस इंप्लाइज कि जो v है नाउ इट इज व्हाट पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर इंटू एच माइनस कैपिटल एच का होल स्क्वायर इंटू क्या है यहाँ ऑलरेडी था कैपिटल एच। डन, इतनी बातें आ रही है। अब चाहिए क्या हमें, अब हमें बेसिकली चाहिए होगा dv अपॉन dh, बिकॉज एक ही यहाँ पे यहाँ वेरिएबल है, बिकॉज ये स्मॉल r एंड स्मॉल h तो क्या है कांस्टेंट, राइट। तो चलो निकालते हैं। सो दिस इंप्लाइज dv अपॉन dh की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो पूरा कांस्टेंट है रहेगा एज इट इज। अब इसे कंसिडर कर लो u, इसे कंसिडर कर लो v, वैसे भी आप कर सकते हो है ना। तो चलो कर लेते हैं। तो दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट मीन्स बेसिकली h माइनस कैपिटल H का होल स्क्वायर इंटू h का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होगा, प्लस h इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो हम क्या कर सकते हैं प्लस, तो अभी प्लस नहीं लिख रही हूँ बिकॉज यू कैन सी h माइनस ऑफ कैपिटल H है तो माइनस साइन तो आएगा ही, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कैपिटल H ये वाला इंटू h माइनस कैपिटल H एंड देन माइनस h का डिफरेंशिएशन इज माइनस, सो दैट्स व्हाई दिस इज द वैल्यू, राइट। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते थे, फॉर dv अपॉन dh इक्वल्स टू 0, राइट। क्रिटिकल पॉइंट आता था है कि नहीं, तो जब क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से हम लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, जस्ट सी, अगर आप ध्यान देना यहाँ पे दिस होल टर्म इक्वल्स टू 0 का क्या मतलब हो गया कि h माइनस, अगर ध्यान दो आप तो h माइनस ऑफ कैपिटल H अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, राइट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें h माइनस कैपिटल H माइनस ऑफ नथिंग बट 2h, isn't it, यही आ रहा है, एंड दैट इक्वल्स टू 0, clear, you are getting this. So from here either this will be 0 या तो this will be 0. So since h cannot be equals to capital H, देखो क्या small h and capital H equal हो सकता है, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये कोन है और कोन के अंदर हम जब भी सिलेंडर रखेंगे तो सेम हाइट की तो रख नहीं सकते है नहीं, बिकॉज दोनों का स्ट्रक्चर इस तरह का है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है कि दिस टर्म विल बी इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर व्हाट यू आर गेटिंग h इक्वल्स टू 3 capital H since H cannot be equal to capital H. So from here आपकी कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ गई है 1/3 इंटू स्मॉल h, जो कि हमें प्रूव करना था। Are you getting this कि कैसे हम स्लोली बढ़ते हुए हम पहुंच चुके हैं उसी पॉइंट पे जो कि हमें प्रूव करना था। Now we have got this value. अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, Now what we need to do, अब आपको शो करना है कि हाँ इसी पॉइंट पे अपना जो ये वॉल्यूम है दैट इज ग्रेटेस्ट। सो ग्रेटेस्ट के लिए आपको पता है दो तरीका है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव लगाओ या तो सेकंड। एज यू कैन सी कि सेकंड लगाना इज मच इजियर, तो हम लगा सकते हैं। चलो देखते हैं क्या आ जा रही है सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू। ये तो रहेगा एज इट इज, चलो रहने देते हैं, पाई स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले लो तो व्हाट यू विल गेट, माइनस के साथ मिलेगा माइनस ऑफ 2 इंटू एच माइनस कैपिटल एच, एंड देन यहाँ पे क्या मिलेगी आपको वैल्यू। जैसे अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तब भी आप देख सकते हो यहाँ पे, तो माइनस ऑफ 2 इंटू एच है तो माइनस ऑफ 2h आ जाएगा। देन यहाँ से माइनस 2h स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस यहाँ पे h स्क्वायर है तो 4h आ रहा है ना। रख दो वैल्यू और देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है। तो जब यहाँ कैपिटल H की वैल्यू आप h/3 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2h/3 माइनस के साथ है, देन माइनस 2h/3 क्या हो जाएगा ये, तो ऑफ कोर्स दिस इज नथिंग बट लेस देन 0 आ रहा है, इजंट इट। जस्ट चेक कर लो कब, एट स्मॉल कैपिटल H की वैल्यू जबकि हमारे पास h/3 आ रही है, देन यू विल सी, देखो आप कैपिटल H की वैल्यू कितनी आ रही है h/3, दैट मींस स्मॉल h की वैल्यू 3h है, राइट। तो जब स्मॉल h की वैल्यू 3h रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2h एंड 2h इंटू माइनस 2 दैट इज माइनस 4h, प्लस 4h कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 2h, एंड h की वैल्यू जब आप रख दोगे यहाँ पे 3h तो दैट मींस क्या आ गया है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू, तो लेस देन 0 आ रहा है। कब, जबकि h की वैल्यू हमने ये निकाली है। जब लेस देन 0 आता है तो क्या समझ में आता है, दिस इंप्लाइज दैट yes the volume is greatest। कब, जबकि at capital H equals to h/3, तो ये तो हमने प्रूव कर लिया यहाँ पे, isn't it? जो हमें प्रूव करना था कि हाँ भाई h/3 होता है कब, जब वॉल्यूम अपना ग्रेटेस्ट है। तो एक काम तो हमने डन कर लिया। अब क्या करना है, जो दूसरा काम है वहां पे है कि यू हैव टू प्रूव दिस ऑल्सो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो है वो 4/9 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ कोन। तो चलो उसको भी प्रूव कर लेते हैं। तो इसके लिए आई विल इरेज हियर, तो चलो कहाँ पे, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। नाउ क्या करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की हम बात कर रहे थे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है यहाँ पे, यू ऑल नो, पाई
आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज की वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आर की वैल्यू रख दो यहाँ से। सो व्हाट यू विल गेट, देखो यहाँ पे यही वैल्यू आई है ना, तो इसी में रख देते हैं हम वैल्यू की, सबकी वैल्यू। तो पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर है, एंड देन स्मॉल एच की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, 3h, राइट। तो यहाँ से या तो फिर हमें सब चाहिए स्मॉल h के फॉर्म में, तो कैपिटल H की वैल्यू रख दो h/3। तो h माइनस ऑफ h/3 का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल H की जगह फिर से हम क्या लिख सकते हैं, h/3। यही वैल्यू आ रही है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से, तो ये क्या हो गया 2h/3, तो हमें क्या मिला, पाई आर स्क्वायर बाय एच स्क्वायर इंटू ये हो गया 4h स्क्वायर बाय नथिंग बट 9 इंटू h/3। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, दिस h स्क्वायर गॉट कैंसल। सो फ्रॉम हियर अगर मैं लिखना चाहूँ तो एज यू कैन सी कि 4/9 लिखा गया है, तो 4/9 को पहले ले लेते हैं, इंटू क्या आ रहा है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, एंड टेल मी ये क्या है, दिस इज नथिंग बट 4/9 इंटू वॉल्यूम ऑफ द कोन। सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव प्रूव्ड दिस आल्सो। क्लियर, अंडरस्टूड द थिंग कि क्या करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, जो गिवन है उसके हिसाब से पहले हम पिक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हमें जिसे भी हमें ग्रेटेस्ट या मिनिमाइज करना है उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, एक वेरिएबल में लाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इक्वेट करेंगे जीरो के, एंड देन वी विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट। उस क्रिटिकल पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि मैक्सिमा आता है या मिनिमा। एज वी विल गेट दैट विल बी प्रूव्ड, एंड उसके बाद फिर हमें क्या करना है, उसी पॉइंट को यूज करते हुए आपको शो कर देना है आगे की वैल्यू, ठीक है। तो इसके साथ ही अपना सेट 1 होता है यहाँ पे खत्म। अब चलते हैं हम सेट 2 की तरफ।